नमस्कार, एआरबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के अंदर खाने योगी बनाम केशव मौर्य और दिल्ली बनाम लखनऊ का संघर्ष भले ऊपरी तौर पर थमता दिखाई देता हो, लेकिन उसके नतीजे नए नए तरीकों से सामने आ रहे हैं। यूपी की योगी सरकार ने मानसून सत्र में एक बार फिर हिंदुत्व से जुड़ा एक मुद्दा उछालकर विरोधियों को बैकफुट पर ला दिया है। योगी सरकार ने साल 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था, जिससे आम भाषा में एंटी लव जिहाद कहा जाता है। अब इसी कानून में बदलाव करके और कड़े प्रावधान डाले गए हैं। यह बिल आज पास हो गया, यानी धर्मांतरण कराने वाले को अब 10 साल की सजा की जगह 20 साल या पूरी उम्र कैद में तब्दील करके मर्डर जैसा अपराध बना दिया गया है। पहले किसी महिला का जबरन धर्मांतरण होने पर केवल परिवार के लोग ही उसकी शिकायत कर सकते थे। अब कोई भी व्यक्ति इसके एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसी तरह धर्मांतरण कराने के मकसद से विदेशों से आने वाली फंडिंग का रास्ता रोकने की भी इस बिल में कोशिश की गई है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने जब हंगामा किया तो सीएम योगी ने आंकड़े जारी करते हुए साबित करने की कोशिश की, कानून बन जाने के बाद भी 2021 से लेकर 2023 तक 427 केस एंटी लव जिहाद के दर्ज हुए हैं और 833 गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे मुद्दे उछालकर अपनी हिंदू समर्थक छवि को और मजबूत करना चाहते हैं, या वाकई ये मुद्दा इतना गंभीर है जिसमें इतने कड़े कानून की जरूरत महसूस हो रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी। वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही। आज का दिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसी बेटियों और उनके माता पिता के लिए एक बहुत सुखद खबर बन करके आया है। उनके माता पिता के हृदय की पीड़ा की, वेदना की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी बच्चियां, जिनकी बेटियां इन प्रकरणों में फंसती हैं और किस प्रकार की दुर्दशा का शिकार पूरा परिवार सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो होता है। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के दिन। हर एक परिवार ऐसा जो इन प्रकरणों में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, वो कर रहा है। और हिम्मत नहीं होगी किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जिस प्रकार के प्रावधानों का इसमें उल्लेख है, हिम्मत नहीं होगी, साहस नहीं होगी, जिस प्रकार के कठोर इसमें दंड का प्रावधान किया है। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। अनुपूरक बजट पेश किया गया है, कैसे देखती हैं इस बजट को? प्रदेश के विकास में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, सीधे सीधे जो रोड मैप बना है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, उस रोड मैप की तरफ सधे हुए कदमों के साथ बढ़ता हुआ ये बजट है।
जिस तरह से पर्यटन और जो हमारा ट्रांसपोर्ट है बसेस को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रावधानित किया गया है। मैं समझती हूँ जिस प्रकार से केंद्र का बजट है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ सदे हुए कदम, विकसित भारत की तरफ, उसी दिशा में जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो विकास की दिशा, प्रगति की दिशा और आर्थिक उन्नति की दिशा, जो टूरिज्म की दृष्टि से देखा जा रहा है, उस तरफ कदम बढ़ाता हुआ ये बजट है। विधानसभा में पेपर लीक विधेयक भी पास कर दिया गया है, कैसे देखिए बहुत और जिस तरह से मैं उसके उपबंधों को जब मैं देख रही थी, कोई भी ऐसा रास्ता छोड़ा नहीं गया है जिसके माध्यम से कोई भी अनुचित प्रकार से जो परीक्षा की हमारी प्रणाली है उसको कोई बाधित कर पाएगा। ये पूरी तरह से जो हमारे युवा हैं, उनकी जो मेधा है, उनकी जो क्षमता, उनकी जो तपस्या है, उसके साथ न्याय करता हुआ ये। देखिए, ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं, या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है। नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। अरे वो चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से था कि उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, उसके दर को रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है? मुख्यमंत्री जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने जवाब में लिखा कि हाँ, दर बढ़ता जा रहा है। आप खुद इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो या बच्चों का उत्पीड़न हो, उसमें आज उत्तर प्रदेश टॉप के नंबर पे है, पूरे इंडिया में सबसे पहले नंबर पे। मैं और हमारे सारे सभी सदस्य जब सदन में विभिन्न विभागों के सवाल उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो बार बार यही कहा जाता है कि अरे आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकारें रही तो अगर इस तरीके की वारदातें हुई तो उस पे लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, लोगों ने धरना किया और उसकी अनुमति मिली, लोकतंत्र जीवित रहा। आज ये स्थिति हो चुकी है कि आप स्वयं इस बात पे हामी भर रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाजों को बंद कर दिया जा रहा है। सभापति महोदया, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, बैठिए। सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए। अरे सुनिए दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं?
जेल जानते हैं आप कहाँ है? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि माननीय कितने परमवीर सदस्यों से मैं चक्र आग्रह कर रही हूँ आपस लेकर लोकसभा में संसद तक हंगामा होता रहा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे देश की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मामला आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला, जहां योगी सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया जो पहले पारित हो चुका है, उसके प्रावधान और कड़े कर दिए गए। आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही थी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी है, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह बिसेन, नेता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष पाल जी, आपके पास से आना चाहूंगा। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिल पास हुआ है, आम भाषा में एंटी लव जिहाद कहा जाता है, ये पहले कानून पास हो चुका था, क्या जरूरत पड़ी इसको और कड़ा करने की? आखिरकार इसमें क्या कमियां रह गई थी? देखिए 2020 में जब इस कानून को पहली बार लाया गया था तो इसका नाम मैं पहले बता देता हूँ, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम। और ये 2020 में जब इसको लाया गया था तो उसमें लाइफ टाइम प्रिजर्वेमेंट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसको और कड़ा बनाते हुए आज इसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था कर दी गई है। एक और इसमें ऐड किया गया है विवाह की वैधता। ये बहुत बड़ा स्टेप है और इससे क्या होगा कि लोगों में भय आएगा। जो लोग ये पैसा लेके ये काम करते थे और एक व्यवसाय की तरह इसको रन करते थे और सारी चीजों को ये ताक पे रख देते थे, उनमें एक भय आएगा और ये उसमें से इस तरीके के एक्टिविटीज को करने से डरेंगे। मैं कुछ 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैं बता देता हूँ। आजीवन कारा इस जो आज के जो परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2024 के उसके प्रमुख कुछ बिंदु ये हैं कि आजीवन कारावास की सजा, विवाह की वैधता, धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति, धर्म परिवर्तन की सूचना, अनुसूचित साधनों से धर्म परिवर्तन, जुर्माना, विशेष प्रावधान, शिकायत दर्ज कराना, विशेष सुरक्षा। और इससे बेनिफिट सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो हमारे बहनों को मिलेगा जो इस तरीके के लूप में फंस जाते थे। और कुछ लोग जो दिखने में बहुत ज्यादा अपने आप को हैंडसम दिखाते थे और इनको मेकओवर के लिए पैसा दिया जाता था। पाल जी, एंटी और लव वो जिहाद आगे को होने लेकर वाली लड़कियों को जी, ये सबको पता है, लड़कियों को बरगलाने का मामला सबको पता है और लव जिहाद का मामला भी कोई नया नहीं है। लेकिन इस समय क्या जरूरत महसूस हुई? समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिस तरह से दिल्ली से लगातार दबाव बढ़ रहा है, योगी जी को जरूरत महसूस हो रही है अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि को और बढ़ाने की, इसलिए कानून लाए हैं, न कि कोई किसी तरह की उनको महिलाओं की चिंता है। देखिए, कानून का परिवर्तन इसमें अगर आप इसको इससे जोड़ेंगे तो केंद्र की जो सरकार है उन्होंने इससे पहले जो हमने चर्चा किया था उसमें भी मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें 1860, 1872 और 1973 के जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनमें चेंजेस किए गए थे। तो भारत को सशक्त बनाना है। इस तरीके के जो बाहरी लोग हैं और जो बाहर के बने हुए कानून हैं और आने वाले जो तटस्थ मतलब अभी के प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे कैसे लड़ा जाए। ये जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि ये जो थूक रहे हैं इन पे भी कानून बनने चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा है कि जज को पानी देने वाला जो प्यून है वो थूक के उसको पानी दे रहा है। तो इस तरीके की जो मतलब एक सिविक सेंस और सिविक सोसाइटी में किस तरीके से अराजकता फैली हुई है और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस तरीके के कानूनों की व्यवस्था लाने की आवश्यकता पड़ रही है। इस तरीके के जघन्य अपराध जो कि कंटिन्यूअसली सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें इस तरीके से कड़े कानून की स्वामीनाथ जायसवाल आवश्यकता है। हाँ, ठीक है तपोष जी, अगर एक शब्द बोलूं,
अगर आप उसको कहते हैं कि हिंदुत्व की छवि के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं, जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए है। इसमें अगर क्रिश्चियन लड़की है और अगर कोई मुस्लिम लड़की है या कोई बौद्ध समाज की लड़की है या कोई भी समाज की लड़की है, वो उन सब पे ये लागू होगा और सब लोग इस पे एक सेफ्टी फील करेंगे। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, योगी जी कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं ऐसा वो कह रहे हैं। आखिरकार अगर महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, आप मान लीजिए कि समुदाय की सही, अगर धर्मांतरण वैसे गलत है, ये तो आप भी मानते हैं, तो बेवजह इसका विरोध करने की जरूरत क्या है? देखिए, ये लोग कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश को ठगे हैं, योगी जी का भी वही काम। हम लोग तो जानते थे कि योगी और संत सनातन जो धर्म को मानने वाला है वो कभी जात पात धर्म में बांटने की बात नहीं करता। जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु के भेष में योगी जी है, लेकिन वो साधु तो कभी जात पात, जिस तरह से अभी ठेले खुमचे वाले पर नेम प्लेट लगाने की बात चली कंवरियों को, और लव जिहाद का कानून तो लोग पहले बनाए हैं, लेकिन अब योगी जी का कुर्सी पर खतरा आ गया तो नए में अपना कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। तो दिखाना है कि अपने नेता को, दिल्ली वाले को खुश करने के लिए क्या ऐसा करें कि हमारा पलड़ा टिक रहे, नहीं तो कब कुर्सी खसक जाएगी। ये बाकी यही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। देश के प्रदेश के निर्माण में कोई सहयोगदारी नहीं करते, बहुत सुरक्षित है। महिला सबसे ज्यादा 60% आप सुने होंगे कि अपराध में सबसे टॉप लेवल पे आ गया महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार। खुद भाजपा के लोग करते हैं, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चिन्मयानंद हो, सेंगर हो, विजय गौड़ हो, IT सेल के नेता लोग हो, ये सारे रेपिस्ट है। चाहे जितने रेपिस्ट का साथ मोदी जी का हाथ उनके साथ लगे रहता है इन लोग के प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तो ये भाजपा से मुक्त कराइए महिलाओं को। जिस तरह से अपराध इन लोग ने करते आया, इन लोग का सोच नहीं बदलेगा। कभी मोदी जी कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह की सामाजिक दायित्व तो पहले अपने सुधार करें, फिर कानून एम्प्लॉयमेंट करें। कानून तगड़ा होना चाहिए। हम भी मानते हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए, जात पात में जिसका समीकरण उस तरह से नहीं होना चाहिए, जिस तरह से धोखा हमारे बहन बेटियों के साथ होता है, दुराचार होता है, वो सुधार होना चाहिए। लेकिन पहले ये भी सुधरे तो समाज को खुद ही, अभी सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से। खुद अपने अंदर की कीड़ा को लोग समाप्त करें, गंदगी सोच को। एक कहते हम सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, कह देना कथनी और करनी में अंतर है। उत्तर प्रदेश में निरंतर देख रहा है महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार बढ़ते जा रहा है निरंतर। यह आपको देखते, आप आंकड़ा उठा के देखते हैं, रिपोर्ट का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनते जा रहा है। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है। बोलने से कि सामाजिक दायित्व बदल दिए हैं, हम एक कानून लाए देंगे, ये सब कानून बदलते हैं, नाम बदलते हैं जगह का, लेकिन काम नहीं बदलते हैं। इनके काम में कोई बदलाव नहीं दिखता है। खाली दुराचारियों का साथ भाजपा का अत्याचार दुनिया देख रही है। इनको मणिपुर से कहीं भी नहीं दिखता है। बहन बेटियों से सम्मान की बात खाली इनके। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास, आऊंगा, ठीक है। एक बयान सबसे ले लूँ। अशोक सिंह बिसेन साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज जो है हंगामा किया आप लोगों ने योगी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ, आखिरकार कानून पास भी हो गया है। आप लोगों को इसमें ऐतराज क्या है? अगर कोई महिला सुरक्षा की बात हो रही है केवल इसलिए कि धर्मांतरण तो आप भी गलत मानते हैं, तो आखिरकार विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम धर्मांतरण भी गलत मानते हैं, और महिलाओं के साथ अगर कोई गलत काम होता है, चाहे नाबालिग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दुर्बल महिलाएं हो या अनुसूचित जात की महिलाएं हो, किसी महिला के साथ, किसी बहन बेटी के साथ अगर अन्याय होता है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ इनके जो नेता हैं, इनके जो मंत्री हैं, इनके जो सांसद हैं, हम कह रहे हैं कि जब हमारे घर की बहन बेटियां जो है जाके दिल्ली में जो है रो रही थी, अपने न्याय के लिए भीख मांग रही थी, प्रधानमंत्री जी के कान में जू नहीं रेंग रही थी। अशोक सिंह जी, इस पे बात करिए ना, जो कानून उस पे बात करिए, मुद्दे से भटक रहे हैं। तब जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने का काम क्यों नहीं किया? आज जो किया, मैं उसका जो है विरोध नहीं करता, लेकिन अरे आज जो कानून आया है उस पर आपको क्या ऐतराज, ये बताइए ना। बाकी क्या किया उसको छोड़िए जी। हमको इन महिलाओं के साथ जो है जो कानून इन्होंने लाया है
उसका मैं विरोध इसलिए करता हूँ कि सबसे पहले इनको खुद सुधरने की जरूरत है, इनके नेताओं को खुद सुधरने की जरूरत है। जो कानून आया है वो एक तरीके से अच्छा है, उसको अच्छा समाजवादी पार्टी भी मानती है, लेकिन इनके द्वारा जो किया जा रहा है, जो महिलाओं के साथ जो है कलकत्ता में जो किया गया, जो कर्नाटक में किया गया, जो अन्य प्रदेशों में किया जा रहा है इनके लोगों द्वारा, वो कानून के दायरे में। अच्छा मानते हैं तो आपने सहयोग क्यों नहीं किया, बिल का समर्थन क्यों नहीं किया? नहीं, बिल का समर्थन जो है हम लोग भाई कैसे करते, हम लोग विपक्ष में हैं, हम उनके बिल का समर्थन क्यों करेंगे? जो सही है उसका समर्थन करेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं बिल अच्छा है, सब चीजें बढ़िया हैं, फिर भी विपक्ष में इसलिए विरोध करेंगे। ठीक है, हमारा विरोध किया तो हम विरोध करेंगे, विरोध के लिए विरोध करेंगे। उसको अच्छा कहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पूरे देश में अगर गड़बड़ करने का काम किया, महिलाओं बेटियों के साथ जो है कोई गलत करने का काम किया है, इनके सांसद, इनके विधायक और इनके लोगों ने किया है। ठीक है, ठीक है। आज जो है लोकसभा में एक तरफ अनुराग ठाकुर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। कौन सा नेता देश का है जिसके घर का नौजवान जाके, हम किसानों के घर के बेटे, गरीब नौजवान किसान जो है, किसान के बेटे जाकर शहीद हो रहे हैं। आज तमगा लेने की बात होती है तो ये लोग लेते हैं। आप भाषण देने आते हैं यहाँ शो में, जो है तैयारी करके आया करें विशेष सिंह जी, आपको कुछ पता नहीं मुद्दे के बारे में, भाषण दे रहे हैं आप, ये भाषण की जगह थोड़ी है, यहाँ तो तर्क वितर्क के मुद्दे में होता है। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुशील कुमार सर, ठीक है, आपकी अगली बार आप सोच रखिए। सुनील जी के पास जाएंगे। देखिए, इनकी बातों को सुन के लगता है कि सही में आज देश में राजनीतिक नेताओं को बदलने की आवश्यकता है। अगर ये तकियानुसी ये हमको लीडरशिप देते हैं, ये क्या हमको ये सीट एंकर का रोल निभा पाएंगे? इनके पास दो शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या करना है। आज के बिल पे एक बार कहते हैं समर्थन देंगे, दूसरे शर्म आनी चाहिए इनको, किस चीज की राजनीति करेगी, दिशा निर्देश। ये लोग ये लीडर है। करते हैं सब। ठीक है डॉक्टर सुशील कुमार जी, चलिए छोड़े जाने दीजिए, राजनीति की बातें अलग है, आप थोड़ा विश्लेषण करके बताइए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है मतभेद चल रहे थे केशव मौर्य बनाम योगी जी, और लगातार बयानबाजी आ रही थी लोकसभा चुनाव के बाद, योगी जी उसके बाद महसूस कर रहे हैं कि उनकी हिंदुत्व की छवि को और थोड़ा मजबूत किया जाए। उसके लिए पहले नेम प्लेट वाली बात लेके आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। उसके बाद फिर जो है ये लव जिहाद वाला कानून लेके आए। आप मानते हैं इसकी टाइमिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं? देखिए, जो उनका विवाद था हमारे साथ चाहूंगा, लेकिन ये पोस्ट इलेक्शन कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, तो इलेक्शन से पहले हम भी रहे थे तो ये बात सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो मानी जा रही है कि हिंदुओं की पार्टी है, और हिंदू उसको तन मन धन सबसे सर्वस्व कर रहा है, लेकिन जब फायदा मिलने की बात आ रही है, रेवड़ियां बांटी जा रही है या सब्सिडी दी जा रही है, तो अक्रॉस द बोर्ड सबको दी जा रही है। और उसमें एक जो खास तबका जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और जो खुद को माइनॉरिटी कहता है करोड़ों की आबादी होने के बावजूद, और वो देश का विनाश ही कर रहा है। देश के लिए कहीं उसकी एक्टिविटीज देश के विकास के लिए नहीं है, और एक भी ऐसा कैसे सुशील जी आप जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पूरा एक तबका जो है वो ये गलत, इसका विरोध करता हूं। मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैं नवीन जी, आप उनका टैक्स देखिए ना, देश के विकास में टैक्स वो कितना दे रहे हैं। ये बातें असामाजिक है जो आप कह रहे हैं, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा, चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप, इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप।
माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी। ब्रेक के बाद राजधानी में आपका स्वागत है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज एंटी लव जिहाद कानून पास हुआ है, इसका तकनीकी नाम कुछ और है, लेकिन इसका मतलब लव जिहाद को रोकना, धर्मांतरण को रोकना है। महिला अपराधों पर लगाम लगाने और धर्मांतरण रोकने के लिए योगी सरकार जो कानून 2021 में लेके आई थी उसको और कड़ा कर दिया गया है। सज़ा बहुत बढ़ा दी गई है, हर जो उसमें प्रावधान है बहुत कड़े कर दिए गए हैं। अब सवाल खड़ा होता है इसकी टाइमिंग को लेकर, आखिरकार योगी सरकार ने यही समय क्यों चुना जब लगातार एक पार्टी के अंदर संघर्ष चल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तपोष पाल जी हैं नेता बीजेपी के, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, अशोक सिंह बिसेन साहब हैं नेता समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर सुशील कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हैं। सुशील जी, मैं जो आपसे जानना चाह रहा था वो इसका विश्लेषण जानना चाह रहा हूँ। आप किसी पूरे समूह के खिलाफ जो है कोई बयान जारी नहीं कर सकते नेशनल टेलीविजन बैठ के, ठीक है? ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये कोई वैसा मंच नहीं है। बात समझ लीजिए, पहले सवाल समझ लीजिए। जो सवाल पूछे उसी पे आप जो है उसी के आसपास विश्लेषण करिए। हमारा सवाल ये है, जो टाइमिंग है, बीजेपी के अंदर जो संघर्ष चल रहा था, कहा जा रहा है कि उसमें थम गया है, वो दिल्ली से उसमें जो है लगाम लगा दी गई है, लेकिन इसी बीच योगी जी अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए एक बार दोबारा लव जिहाद का जो कानून पास हो चुका है उसको लेकर आए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा था। मैं भूमिका बता रहा था कि इसके बैकग्राउंड में दिल्ली और मौर्य साहब का संघर्ष ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्योंकि जो आपको लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में तनातनी है, या जो मौर्य साहब और योगी जी में जो तनातनी है, वो एक बहुत मामूली सा फैक्टर है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, तो एक बहुत बड़ी सोच ये भी है, बहुत बड़ा हिंदू वर्ग ये कहता है, जिसमें SC, ST, OBC और सभी लोग EWS और हिंदू सब ये मानते हैं कि हम सरकार को वोट देते हैं, हमने तन मन धन दिया, हमने टैक्स दिया, ईमानदारी से दिया, उसके बावजूद जो फायदा मिल रहा है वो दूसरे लोगों को मिल रहा है और वो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब जो लव जिहाद, हमारा जो मुद्दा आता है, लव जिहाद माने चीटिंग से शादी करना, अपना धर्म गलत बताकर शादी करना, सीधी सी बात है। अगर आप किसी से 2 रुपए की भी चीटिंग करते हैं तो उसके ऊपर कानूनी प्रोविजन है। और जब बीजेपी सरकार 2020 में कानून लाई तो उसमें प्रोविजन ये था कि जिस लड़की के साथ गलत बताकर, अपना पहचान छुपाकर वो शादी करेंगे, तो या तो वो लड़की खुद शिकायत करेगी या उसके परिवार वाले शिकायत करेंगे। तो अभी इस कानून में प्रोविजन उन्होंने ये बढ़ा दिया है कि अब कोई भी शिकायत कर सकता है, पड़ोसी भी शिकायत कर सकता है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, किसी ने देखा, वो भी शिकायत कर सकता है। तो इस नाते ये कानून ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले क्या होता था, आप देखते हैं समाज में कि हाँ गलत हो रहा है, एक लड़की को बहका कर ले गए, एक अपनी गलत पहचान बताकर उससे शादी कर ली। और अभी भी हिंदुओं में ये माना जाता है, जो सनातनी हिंदू हैं, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, बोले अब लड़की गलत घर में चली गई है, हमारा उससे रिश्ता नाता टूट गया है। तो जानते बूझते हुए जो लोग समाज में सुधार चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं समाज में क्राइम ना हो, जो लोग समाज में इस तरह की चीटिंग ना हो, नहीं कर पाते थे, वो शिकायत नहीं कर सकते थे। तो इस नजरिए से इसकी जो एप्लीकेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया गया है। और सिंपल सी बात है, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, टाइमिंग कुछ नहीं है, ये कानून की बात है। कानून ये है कि आप जिंदगी खराब कर रहे हो, उसको झूठ बताकर, झूठ बोलकर, चीटिंग करके, अपनी पहचान छुपाकर। और इस कानून का उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की निवासी है, जनता है, जिसमें ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को भी होगा, क्योंकि उनके साथ भी ये होता है कि एक शादी करी, दूसरी शादी उन्होंने लव जिहाद से कर ली, छुपाकर घर में ले आए और आकर उनको बता दिया, भाई हम तो शरिया में हैं, हम 4 शादी कर सकते हैं, एक साथ 4 स्त्रियां रख सकते हैं,
तो वो बेचारी चुप हो जाती हैं। अब क्या है, वो भी शिकायत कर सकती हैं लव जिहाद की। तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत गहरे हैं। और योगी जी ने जो, देखिए योगी जी की सबसे पहली यूएसपी उत्तर प्रदेश में ये रही है कानून व्यवस्था, क्योंकि वो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय का आदमी हो। वो ये चाहता है मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन शाम को घर सही सलामत वन पीस में वापस आ जाए, चाहे आप कितने बड़े व्यापारी हैं, चाहे आप कितने बड़े गुंडे हैं, चाहे आप कितने कैसे ही साधारण इंसान हैं। तो ये भी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज है। धर्म का रंग देना इसको गलत है। और ये विश्वसनीयता का सवाल को जो लोग छुपाकर शादी करते थे और बाद में जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराते थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम है। और मुझे लगता है कि जो ये हिंदू मुस्लिम करने वाली ऑपोजिट पार्टियां हैं, इनको आगे बढ़कर समर्थन देना चाहिए और सरकार की सराहना करनी चाहिए। ठीक है तपोष पाल जी, जो लव जिहाद का शब्द है इसकी व्याख्या बहुत बार करने की कोशिश की गई। कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति जो है दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति के साथ संबंध बना सकता है, आपसी जो है बातचीत करके अपना शादी भी कर सकता है। इसको लेकर जो एक फैलाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में कभी ठहरा नहीं है। लव जिहाद ऐसी कोई चीज जो है कभी सुप्रीम कोर्ट तक जो है माना नहीं है इसको, जो है ये कैसे आप समाज को समझा पाएंगे? देखिए ये मामला सबसे पहले केरल में आया था और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर ने ये सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था कि यहाँ पे लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं और एक क्रिश्चियन महिला को इस तरीके से एब्डक्ट किया गया कुछ, और उसके बाद उन्होंने उसमें ये उल्लेख भी किया कि उसमें मुस्लिम आउटफिट्स हैं और कुछ लोग ये डेलिबरेटली धर्म को आधार बना के कर रहे हैं। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद से ये सारी चीजें मीडिया में आई और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने उसको ये किया। ये डेलिबरेटली किया जा रहा था, ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था जो जिस संस्था को बैन किया गया पीएफआई, उनके लोग इसको तथाकथित रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह कर रहे थे और यहाँ की महिलाओं को आईसिस के लिए ट्रैफिकिंग के लिए किया जा रहा था। और ये डेडिकेटेड चैनल के थ्रू पैसा दे के ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा था। बाद में मालूम चला कि ये कमोबस कई जगहों पे शुरू हो गया है और इस पे पैसा दिया जा रहा है और इस पे काम होना शुरू हो गया। जघन्य अपराध ये हो जाता है कि लोग शादियां करते हैं और उसके बाद बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे पैदा जैसे ही होता है उसको छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे काम में लग जाते हैं क्योंकि उनको उसी समय तक के लिए पैसा दिया गया और इसके लिए रेट फिक्स कर दिए गए थे जाति वाइज कि ब्राह्मण है तो ये है, वैश्य है तो ये है, बनिया है तो ये है, इस तरीके से उनके रेट फिक्स कर दिए गए थे। धीरे धीरे इसमें कई गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद कई परतें खुली। उसके बाद ये महसूस किया गया कि नहीं, सही में इसमें एक कानून बनाने की आवश्यकता है। ये पहले तो आईसिस ट्रैफिकिंग के लिए यूज होना शुरू हुआ था, बाद में ये समाज में एक कैंसर की तरफ फैलती विकृति है। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, जो आपने कहा कि दूसरी एक जाति एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से प्यार करना और उसके बाद शादी करना, उसमें कोई अपराध नहीं है। कोई किसी से भी प्यार कर सकता है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, बशर्ते आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के मत करिए। आप गुड्डू या मनोज पांडे या ये करके करें, उसके बाद फिर जब असलियत में नाम मालूम चले तो मालूम चला जमील अख्तर है तो फारूक है। तो ये है, इस तरीके की कई चीजें सामने आई जो कि अपने आइडेंटिटी को छुपा के वो करते थे और डेलिबरेटली करते थे। इसीलिए तो आज इसके कानून बनाने की आवश्यकता है। एक चीज मैं और बता दूं, जब तक हमारी सरकार नहीं थी तब तक इसको मतलब ढका हुआ अंडर द टेबल इसको किया जा रहा था और जब हम इस पे बात करते थे तो कह देते थे कि आप सांप्रदायिक हैं, आप ये है, आप वो है, और दुनिया भर के आरोप हमारे ऊपर लगा देते थे। इसमें लेफ्ट के लोग सबसे ज्यादा आगे रहते थे। हिंदू समाज की में किस तरीके से हिंदू समाज की चीजों को काउंटर करना, उस पे तो ये बात करते थे, लेकिन ये ट्रिपल तलाक पे और हलाला पे कभी बात नहीं कर। आप लेफ्टिस्ट जितने तथाकथित लेफ्टिस्ट हैं और जो एकदम जिनके पास बहुत ज्यादा शिक्षा है और अपने आप को सो कॉल्ड बहुत ज्यादा फॉरवर्ड दिखाते हैं, वो सारे के सारे लोग हिंदू धर्म के चीजों पे बात है। आप आमिर खान को देख लीजिए, वो राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे, राष्ट्रीय जो इंटरटेनमेंट वो है, उसमें सीरियल में
वो शिव जी पे जल चढ़ाना और दूध चढ़ाना, उस पे कहते थे कि ये बर्बाद हो रहा है पैसा। लेकिन वो अपने धर्म में जो हलाला और ट्रिपल तलाक थे उस पर कभी उन्होंने बात नहीं किया। इस तरीके की जो ट्रैफिकिंग हुई थी उस पर कभी नहीं बात किया था। तो ये दिक्कत थी, ये दोहरापन था। ये महिलाओं को भी धर्म के आधार पर बात किए रखे थे और उसके हिसाब से नहीं बोलते थे, जिससे कि हमारा वोट बैंक न लॉस हो जाए। तो ये इन सब लूप से हम बाहर आए। हमें वोट बैंक का डर नहीं है। ये समुदाय जिसको चाहे उसको वोट करे, इस बार किया भी, कई सीटें हम हारे, लेकिन हम अपने उसमें अडिग हैं। हम इस समाज को एक नेतृत्व देंगे, समाज को क्लीन करेंगे, समाज को सशक्त करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा वो करेंगे। भले इसके लिए जितने बलिदान देने की आवश्यकता पड़े हमने दिया है, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन देश नहीं झुकने देंगे, ये हमारा प्रयास। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपने सुना तपोष पाल जी ने जो कहा लव जिहाद के बारे में। केरल से जो मामला उठा था, कर्नाटक विधानसभा में भी जो है इस पर चर्चा हुई और वहाँ की सरकार नहीं माना। इस तरह केस हैं जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भले अभी नहीं माना है, लेकिन योगी सरकार ने आज कहा कि 427 केस आए हैं पिछले 2 साल में, 2021 से 2023 तक दर्ज हुए हैं और 833 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। यानी कहीं ना कहीं ये वजूद में है। जो बातें भ्रम फैला के अपनी पहचान छिपा कर जो शादियाँ की जाती हैं, लेकिन जो कानून बनाया गया है वो ऐसा है जैसे मर्डर का कानून है, बिल्कुल उम्र कैद वाला। आप लोग इसका विरोध केवल इसी कड़ेपन के लिए कर रहे हैं या जो है आपको इस पर ही गलत दिखता है? देखिए, विरोध करने का हमारा इसलिए है कि ये काम का, विकास का एजेंडा ये लोग नहीं बताते हैं। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि लव जिहाद बहुत जो छुपा के जांच शादी करते हैं उनको फांसी हो जाना चाहिए, ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन किसी को धोखा देकर किसी भी लड़की को गुमराह करके अगर शादी करते हैं तो गलत बात है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जिस तरह से देश को, प्रदेश को धर्म जाति के नाम पर, नेम प्लेट के नाम पर बांटने की है। नेम प्लेट लगाओ और जाति जानो, नेम प्लेट लगाओ, जाति जानो। अरे भाई, जाति जनगणना क्यों नहीं करा लेते हो? इतना दिन से हमारे नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोले कि जाति जनगणना मेरा मुख्य लक्ष्य है। जिस तरह से अर्जुन ने मछली के आंख में वो चीज मारने का, भेजने का जो पर्ण लिया था, वो इससे तो मेरा पर्ण है कि हम जाति जनगणना करा ले। लोगों की जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए। जिस तरह से देश में आप नेम प्लेट से बदलने की बात करते हो, कभी आप लोग धर्म जाति मंगलसूत्र से मुद्रा तक पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन अपने संकल्प पत्र की बात नहीं। आप कम से कम हमारे न्याय पत्र से कुछ लेके बात तो कर रहे हैं। लव जिहाद पे आ रहा हूँ। लव जिहाद देखिए, ये इन्हीं का उपज है। भी आपकी तरह भूमिका बना रहे हैं सुशील जी, कोई भूमिका बड़ी बना रहे हैं। जिस तरह से ये लव जिहाद का, जिस तरह से हिंदू सेना ये जिस तरह से आतताई की तरह लोगों पर अटैक करते थे, देखिए सामाजिक विस्तार होना चाहिए। लोगों को चर्चा करके जिस तरह से अपने प्रोपेगेंडा का होर्डिंग, बैनर, प्रचार तो उससे भी प्रचार की, किसी भी जाति धर्म के नाम पर इस तरह से लोगों में मैसेज डिलीवर होना चाहिए। लोगों तक, गांव तक ये बात होनी चाहिए कि देखिए, धर्म के नाम से, गलत धर्म का नाम का आदमी और अपना नाम बदल के किसी लड़की को अगर गुमराह करता है तो गलत है। सामाजिक उत्पीड़ना, समाज को बदलने की बात है, धोखा देने की बात होती है। लेकिन इन लोग जो ठेकेदार बन बैठे हैं, जो जिस तरह से कहते हैं हमें आतंकवाद मुक्त कर दे, रोज आतंकवाद बढ़ते जा रहा है, रेल हादसे हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि भाग जाएंगे। महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तब जाएगा, भाग जाएंगे। नौकरी के नाम पर युवा, ठीक है, लव जिहाद एक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में नौकरी कब जिहाद बनाएंगे? कब युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे? कब भर्तियां होगी? ये सब इसके लिए गिनाते माननीय योगी जी को लगता। योगी जी नेम प्लेट के पीछे कि आज तक जो सौहार्द वातावरण धर्म के नाम, जाति के नाम पर नहीं हुआ था, वो काम करेंगे। अपना जात नहीं बताएंगे, दूसरे का जात पूछेंगे। तो इसलिए देखिए, गलत है। मैं मानता हूँ कि सामाजिक विषमताओं को देखते हुए ये लव जिहाद गलत है, मानता हूँ। लेकिन अभी जो काम है, इसको तो कानून पहले भी बनाए थे। उससे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कानून बनता है, उसमें कारगर कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे संज्ञान में लिया था, सारे लोग लेते हैं। लेकिन उससे कानून बनाओ, कानून को विस्तार रूप देना जरूरी है। जिस तरह से आज माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, धर्म जाति की राजनीति, आप देखे होंगे
कि अभय मुद्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में दिखाए थे जी का। और देखिए वहाँ हमारे चारों धाम में बद्री धाम से एक मुस्लिम जीत के आते हैं कांग्रेस का उपचुनाव में। तो देश का बदलाव का रूपरेखा है, जात धर्म का बात नहीं है। आप गलत संगत और गलत काम करने वाले पर अंकुश लगाइए, उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। लेकिन आप कानून का डंका पीटते हैं, लेकिन आपके यहाँ सारा कानून व्यवस्था बिगड़ जाता है। आपके लोग कानून व्यवस्था भी बिगाड़ते हैं, चाहे चिन्मयानंद सचिव जितने लोग हैं जो व्यवस्था बिगाड़े उनको फांसी क्यों नहीं चढ़ा के एक संदेश दिए। ठीक है स्वामीनाथ जी, मुद्दे से भटक रहे हैं आप थोड़ा सा। बेटी के रेप करके और उसके साथ उसको लाश को जला दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लीजिए। टेंडर को फांसी क्यों नहीं चलवाते? जवाब लिए तपोष जी जवाब देने को तैयार हैं। इन्हीं के लोग बलात्कार करते हैं ना। उत्तर प्रदेश बनास बंदूक के लोग पर जो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है, IT के नेता प्रकार चुनाव करने जाते हैं, बेटी का रेप करते हैं, IT की छात्रा को BHU में घुस कर बंदूक के नाम पर, तो उसको फांसी के सजा के मांग क्यों नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी? लव जिहाद को तबाह करते हैं, इनसे कौन बचाएगा? ठीक है, जो सत्कार संस्कार है इनको कौन बदलेगा? ठीक है, तपोष जी कुछ बोलेंगे इस पे? नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखिए अभी एक महिला सामने आई थी और वो नकाब में थी और उन्होंने क्या आरोप लगाया, कहा कि पहले मेरे शौहर से हमारी शादी कराई गई, उसके बाद फिर उसने हमें तलाक बोल दिया, उसके बाद फिर ससुर से हलाला कराया गया। अब उसके बाद फिर ससुर ने तलाक दिया, फिर बड़े भाई से हलाला कराया गया। तो यहाँ तक भी मन नहीं भरा। उसके बाद फिर उसने तलाक दिया और फिर हलाला कराया गया मौलवी से। और उसके बाद फिर मजा देखिए कि मौलवी ने कहा कि हम तलाक ही नहीं देंगे। और उसके बाद के लड़की जो है वो मौलवी की होकर रहेगी, मौलवी कहे तुम हमारी बेगम हो, तुम्हें हम जाने ही नहीं देंगे। इससे स्वामीनाथ जायसवाल जी कुछ बोले नहीं, तो ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, एक धर्म का नाम लेके कर रहे हैं। और एक महिला उसके अधिकारों के लिए पूरा का पूरा परिवार उसको बलात्कार करता है, उसके बाद फिर मौलवी उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर किसके साथ शादी हुई और किसकी बेगम बन गई और किसकी महिला बन गई। इसमें कभी आपने कुछ बोला है? कभी आपने कोई कानून बनाया है? इतने सालों तक आप रहे हैं, आज विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, कभी कुछ बोले? सुशील जी शर्म आनी चाहिए आपको। सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, इस देश के कोई भी लीडर हो, महिला होती है। मैं आपके बातों को लेता हूं कि आपके घर की अगर कोई महिला है और उसको ये कोई कह दिया जाए कि हम जो है जायसवाल परिवार से है और लड़का आपके किसी उससे शादी करके उसको लेके जाते हैं और बाद में मान चले वो किसी और धर्म का है, क्या बीतेगी? आप उस लड़के को तो छोड़िए, उस लड़की का तो पूरा जीवन खराब हो गया ना, जो कि एक हिंदू परिवार से है, हिंदू विचारधारा में जन्म ली है, हिंदू संस्कारों में पली बड़ी है, और अचानक से वो उसको कह दिया जाए नमाज खाओ और ये करो और तुम नकाब पहनो, ये करो, दुनिया भर के चीजें डाल दिया जाए। इसको सेफ्टी देने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है, हमारा है। वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है। उसके लिए आपने आज तक किया क्या है? और जब आप कर रहे हैं तब आप विरोध कर रहे हैं। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर में तो आप हमारे साथ आइए। यहाँ के बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए तो सामने आइए। कई लोगों को काट के फेंक दिया गया। अभी रिसेंटली एक घटना आई है, शाहरुख करके उस बंदे ने चाकू से कई बार पीटा है। और ठीक है, देखिए व्यक्तिगत घटनाओं, हादसों को जो है जनरलाइज करना ठीक नहीं है। हर समुदाय में इस तरह की वारदात होती रहती चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस पे कानून नहीं बना, और जब हम बना रहे हैं, आपके पास तो बोलने की क्षमता नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब हम बना रहे हैं तब आप उसका विरोध कर रहे हैं और अंड बंड बयान हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे हम नहीं करेंगे तो आप तो किए ही नहीं, तो करेगा कौन? ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे क्या सिस्टम को? ठीक है, सुशील कुमार जी, बहन बेटियों को आईसिस में जाने दे, अफगानिस्तान भेज दे, इराक भेज दे। ठीक है सुशील कुमार जी, बीजेपी जो अपना तर्क देती है, ये कहा जाता है कि चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, एग्जैगरेट करती है। ऐसे केस हैं समाज में जो पहचान छिपाते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि उसको लेके आप जो इतना बड़ा वितंडा खड़ा कर देते हैं। ये बार बार कहा जाता है विपक्ष की तरफ से। देखिए ये बात सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अपनी बात को प्रमोट करता है तो उसको थोड़ा जोर शोर से ही कहना होता है, और जो लोग उसका विरोध करते हैं उसको टोन डाउन करने की बात करते हैं।
मैं अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानता, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। अखिला जो 2016 में अखिला ने अबू बकर से शादी की थी केरल में, तो शादी के बाद वो हदिया बन गई थी, तो केरल हाई कोर्ट ने उनकी शादी को कैंसिल कर दिया था कि वो जबरदस्ती शादी कराई सुशील गई जी, है। मेरा कहना फिर वो सामूहिक मामला लव सुप्रीम जिहाद की कोर्ट बात में नहीं गया। मानता, सामूहिक कोई ऐसा अभियान चल रहा है फंडिंग के उसी जरिए। बात पर आ रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको उनकी शादी को कैंसिल किया और एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जांच का ऑर्डर दिया और ये कहा कि इसका एंगल देखिए, कहीं टेरर एंगल तो नहीं है, कहीं सामूहिक लव जिहाद तो नहीं है, या ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं है। और अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की, जो आप सामूहिक की बात कर रहे हैं, सामूहिक धर्म परिवर्तन और सामूहिक लव जिहाद। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 111 में इसको डिफाइन किया गया है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम होते हैं समाज में, अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं और बहुत कड़े सजा के प्रावधान हैं। अभी विपक्ष ने, क्योंकि वो 146 लोग जब कानून पास हो रहा था तो पार्लियामेंट छोड़कर चले गए थे, उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि सिर्फ विरोध करना है। आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है विपक्ष के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग सरकार है, आम जनता की सुविधा के लिए, आम जनता की सेफ्टी के लिए, दलित शोषित पीड़ित की सेफ्टी के लिए कानून में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम नाम का एक चैप्टर जोड़ा है उसमें, और वो इतना कड़ा होने जा रहा है जो इस तरह के धोखेबाजों के लिए, चीटर्स के लिए, जो झूठ बोलकर शादी करते हैं, पहचान छुपाकर काम करते हैं, उनके लिए आने वाले समय में बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान है। तो जो मेरा ये सरकार से यही निवेदन है कि बस ये ध्यान रखें कि पुलिस इन कानूनों का मिसयूज ना करे, क्योंकि कानून तो हमने बदल दिए हैं, लेकिन मानसिकता जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, खासतौर पर पुलिस, उनकी मानसिकताएं आज भी वही है। वो आज भी अंग्रेजों की पुलिस के रूप में काम करती है, वो आज भी मोनार्क की पुलिस के रूप में काम करती है। उसके लिए जनता, शोषित पीड़ित दलित ही रहती है और उसको और दबाती है। कानून है, कानून आईपीसी में भी था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम अब बहुत बेहतर तरीके से और क्लियर तरीके से नए भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया है। तो ये अगर सही तरीके से लागू होता है तो समाज में क्राइम बहुत कम होगा। ठीक है, अशोक सिंह बिसेन साहब, आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जिस तरह से योगी जी ने कहा कि शिवपाल जी को, चच्चा जी को गच्चा फिर मिल गया है, तो क्या है मामला ये पूरा जो है चच्चा और गच्चा? और अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली गच्चा दे रहा है योगी जी को। क्या किस तरह से जो है शिवपाल जी जो है आना चाह रहे थे बीजेपी में? क्या आज योगी जी जो है स्वयं चारों तरफ से जो है बीजेपी के लोगों से घिरे हुए हैं। वो अपने घर में जो है अपने घर के झूठ को जो है वो छुपाने के लिए एक तरफ तो कार्यक्रम में जो है ये पहुंचते हैं, इनके मुख्यमंत्री उठ के भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है शिवपाल जी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। तो शिवपाल जी ने खुद कहा ना कि मैं तो संपर्क में आपके रहा 3 साल तक, तो आपने गच्चा दिया। ये तो शिवपाल जी विधानसभा में बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं शिवपाल जी हमेशा जो है समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। वो न कभी बीजेपी में गए थे, न कभी उनसे कोई तालमेल था कहने के लिए भले कहे, लेकिन सबसे पहले इनको अपना घर देखने की जरूरत है। यहाँ से लेके दिल्ली तक दौड़ रहे हैं, ये जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं इनके मुख्यमंत्री भाग जा रहे हैं, वो संबोधन को जो है कार्यक्रम को समाप्त करके चले जा रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि 2020 में जो है जब एक कानून लाया गया था, संपरिवर्तन का कानून जो है विशेष लाया गया था, 23 में लागू किया गया, तब 10 वर्ष की सजा थी, 50,000 जुर्माना था। तब हमको हमारे बहन बेटियों को कहाँ तक न्याय मिला? अरे हम कह रहे हैं कि इसमें कड़ाई करने की जरूरत है, इस कानून को और सख्त करने की जरूरत है। इसमें सजा बढ़ाने से, जुर्माना बढ़ाने से कोई नहीं डरेगा। इसमें जो है हमको मुस्तैदी लानी पड़ेगी, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी। तब हमारे आपके अंदर जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा और उनको जो है न्याय नहीं दिला पाएंगे। नहीं, जागरूकता कैसे? कानून अगर बन रहा है तो वो भी तो एक तरह की जागरूकता ही है ना। हम कह रहे हैं
कानून बनने से जागरूकता नहीं आएगी, लोगों को बीच जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को इस चीज के अंदर जो है अवगत कराना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें गलत है और न्याय जो है पांच बेटियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ अगर कोई भी जो है गलत होता है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा इनका है इनका। ठीक है, क्योंकि जब हमारे घर की बहन बेटियां जो है दिल्ली में बैठकर रो रही थी, जो इसका गौरव बढ़ाने का काम की थी, तब तो इनके किसी भी नेता के, तब योगी जी एक बार नहीं बोले, मोदी जी एक बार नहीं बोले, तब उनको न्याय दिलाने की बात नहीं याद आई, तब उनको जो है एक कानून नहीं याद आ रहा था कि इन बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है देश में। ठीक है, ठीक है। तो लव जिहाद को लेकर जिस तरह से यूपी विधानसभा में आज जो है बिल पास हुआ है, उसको लेकर तमाम नेताओं की अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।